हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे मुख्य चैप्टर जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन और ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में आपके समांतर श्रेणी, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म और साथ ही साथ द्विघात समीकरण से टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो कुल 18 मार्क्स यानी कि 18 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं और क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहला चैप्टर बताया है, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप लोग। पहला चैप्टर मैंने बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, यह एक ऐसा चैप्टर है। दूसरा, उसके बाद आपका आ जाएगा द्विघात समीकरण। क्या आ जाएगा? द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आपका हो जाएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ये जो 3 चैप्टर होते हैं जो मैंने आपको बताया है, समांतर श्रेणी, द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इन तीनों को चैप्टर को मिलाकर आपके एग्जाम में टोटल 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आने वाले 2 दिन में इन 3 चैप्टर के ही बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जो मुख्यतः क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। पहला आपसे अगर हम बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो आपसे इसमें 2 विधियाँ होती हैं। ठीक ध्यान देंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड होता है, जिसमें एक तो मेथड आपको हटा दिया गया है, ब्रज गुणन विधि जो है आपसे ये हटा दिया गया है। आपके एग्जाम में बस 2 ही विधि इस साल आने वाली है। पहला है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा आपका है विलोपन विधि। इन 2 विधियों से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे ही, क्योंकि तीसरा जो मेथड था, हालांकि मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया हुआ तीसरा भी मेथड, वो ब्रज गुणन मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस पे हम आज क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, हम दो चर वाले समीकरण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इसको जब डिस्कस करेंगे तो पहला होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। क्या बात करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। जब मानक रूप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ऐसे ही आता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस तरह से जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को ध्यान देना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए 2 विधियाँ होती हैं। पहला विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि। अच्छा, विधि तीसरी भी है बट आपके एग्जाम में नहीं आएगी, इसलिए मैं उस विधि को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ध्यान देंगे, प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, और विलोपन विधि को, ठीक है ना, विलोपन विधि को यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। प्रतिस्थापन विधि को सीबीएसई बोर्ड वाले याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही विधियाँ खासतौर पर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और तीसरा ध्यान देंगे, विलोपन विधि और जो आपका प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि के बारे में हम सेपरेट वीडियो में 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर उसमें डिस्कस करेंगे। ये विधियाँ कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसका मान निकालते हैं। और अब हम बात करेंगे, हम बस आपको ये चर्चा करके बताने कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है इसके हल पूछे जा सकते हैं कि हल कैसे होते हैं। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अगर इनका हम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राफ। जब हम इनका ग्राफ डिस्कस करते हैं तो ग्राफ डिस्कस करते समय आप सभी को पता है कि यह जो होती हैं 2 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या ये दोनों जो रेखाएं होंगी, ध्यान देंगे, ये दोनों जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को
ओवरलैप कर सकती हैं। ओवरलैप की स्थिति को हम यहाँ पे कोइंसाइड बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं। और तीसरा जो इसका ग्राफ बनता है, ये एक दूसरे के ऊपर समांतर हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो यह 3 प्रकार का ग्राफ आपके यहाँ से बनता है और तीनों ही ग्राफ आपके एग्जाम पूछे जाए तीनों ही ग्राफ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम पहचान पाएंगे बिना ग्राफ की मदद से कि दोनों समीकरण का जो ग्राफ है वो कैसा बनने वाला है, प्रतिच्छेदित बनने वाला है या यह कोइंसाइड यानी संपाती बनने वाला है या समांतर बनने वाला है। तो इसके लिए आपके पास एक मेथड होता है, ध्यान देंगे। ये निकलता कैसे है भैया? तो निकलता है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहीं से, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो x का गुणांक a1 है, y का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ y b1 है और जो कांस्टेंट टर्म c1 है, इन्हीं टर्म के बारे में हम डिस्कस करते हुए आपको बताने वाले हैं। तो विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ से निकाल लूँ a1 b1 और ऐसे ही c1। प्यारे बच्चे, पहले समीकरण से निकल गया, दूसरे समीकरण से मैं निकाल लूँ a2 b2 और c2। तो आप देख सकते हैं a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। तो आप समीकरण के कोएफिशिएंट हो सकते हैं और वही है। आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जब देखो ध्यान से, जब इन दोनों रेखाओं के गुणांक यानी कि चर जो है हमारे टर्म, इनका जो गुणांक है, अगर इनका अनुपात देखा जाए a1 अपन में a2 इक्वल टू नॉट b1 अपन में b2, यदि x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात के बराबर नहीं है तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदित होती हैं। कैसी होती हैं भैया? प्रतिच्छेदित होती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदित होती हैं। और जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं तो ध्यान देंगे इनका जो हल होता है अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है? अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और जब किसी भी रेखा का हल अद्वितीय प्राप्त होता है तो ये भी आपको ध्यान देना है कि इनका जो हल होता है वो संगत होता है। हम सब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इंग्लिश में भी, इस चीज़ को आप जारी रखिएगा। देखिए, प्रतिच्छेद को इंग्लिश में इंटरसेक्ट बोला जाता है, अद्वितीय को यूनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा, संगत को कंसिस्ट हल बोला जाएगा, कंसिस्ट सॉल्यूशन बोला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि हम ऐसा चेक करते हैं कि a1 अपन में a2 इक्वल टू नॉट b1 अपन में b2 हो, तो इस परिस्थिति में जो रेखाओं का ग्राफ होता है वो प्रतिच्छेदित, अद्वितीय तथा संगत होता है। एग्जाम में आपको तीनों ही बिंदु से बोलकर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। अगला हो सकता है, ध्यान देंगे, अगला जो इसका टर्म बन सकता है, अगर मान के चलिए कि a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2। यदि ध्यान देंगे, यदि तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, क्या बोले हैं? यदि a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2, यदि तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो रेखा का ग्राफ होता है वह संपाती होता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा? संपाती होता है, संपाती होता है। और जब संपाती होगा तो ध्यान देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा। कुछ कंडीशन हो लेकिन हल तो प्राप्त हो रहा है ना। और जब हल प्राप्त होता है तो हल इसका कैसा होता है? संगत हल होता है। कैसा हल होता है भैया? संगत हल होता है। इंग्लिश में एक बार दोहरा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब क्या हो, a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2 हो, तीन रेखा का जो ग्राफ होता है वो संपाती होता है, यानी कोइंसाइड होता है, अर्थात साथ ही साथ अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। थोड़ा पानी दो जी। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी कि इसका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, साथ ही साथ कंसिस्ट सॉल्यूशन होता है, यानी संगत हल होता है। अब हम बात करेंगे तृतीय, इसका जो ग्राफ बनता है जो होता है समांतर। अब ये कैसे हम प्राप्त करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, देख लीजिए जरा ध्यान से।
अगर मान के चलिए कि रेखाओं का जो चर है उसका गुणांक यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 हो, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। कहाँ बात कर रहे थे हम लोग, ध्यान देंगे। a1/a2 और b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 हो, तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो ये होती हैं समांतर। कैसी होंगी भैया, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं प्राप्त होता है, कोई हल नहीं प्राप्त होता है। और जब कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है जो इसका हल होता है वो असंगत होता है। कैसा होता है भैया, इसका जो हल होता है असंगत हल प्राप्त होता है। तो मैंने आज आपको डिस्कस किया, ध्यान सुनेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसके सारे बनने वाले एग्जाम में कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में इन्हीं सभी बिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं सभी बिंदुओं से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसका मैंने आज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में पूरे विस्तार से कॉन्सेप्ट सहित एक बार फिर से रिवीजन करते हुए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप लाइक इट। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जय हिंद।